हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, ये मेरी क्लासेस का टाइम टेबल है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी पर पूजा कुमारी मीना के नाम से फॉलो कर लो ताकि आप मेरी सारी क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, देखिए ये प्लस के बेनिफिट है। ऐसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से। देन आप प्लस कोर्स में एनरोल कर सकते हो पुल की 10 कोड लगा करके। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक करें और मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी क्लास को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पर एक बार पूजा कुमारी मीना के नाम से फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मेरी सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आपको पता है कि हम कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं फुल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं। कल तक हमने कितना पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं, कितना कवर कर चुके हैं। ओके, बिल्कुल कल हम पढ़ रहे थे किसके बारे में दोस्तों, संचार के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। भारतीय प्रेस परिषद अभी नहीं पढ़ा है हमने। एक सेकेंड, हमने कितना पढ़ लिया। हाँ, नेम से हम स्टार्ट करने वाले थे, तो बिल्कुल चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये नेम संचार नेटवर्क। ओके, नेम न्यूज़ नेटवर्क है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि गुट निरपेक्ष एजेंसियों के बीच में समाचार और फोटो विनिमय के लिए बनी ये एक ऑनलाइन सेवा है। इसमें एक तरीके की ऑनलाइन चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया जाता है। ठीक है, नेम तो नेम क्या है, नॉन एलिगेंट मूवमेंट न्यूज़ नेटवर्क है। ओके, तो ये क्या है, गुटनिरपेक्ष एजेंसी हैं उनके बीच में और समाचार और फोटो के विनिमय मतलब कि आदान प्रदान करने के बीच में ये ऑनलाइन तरीके की एक सेवा है जो यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। इसका गठन कब हुआ, 2005 में हुआ। ठीक है, मलेशिया की समाचार एजेंसी बरनामा। ठीक है, मलेरिया की समाचार एजेंसी है किसकी, मलेशिया की, माफ़ करना, मलेशिया की समाचार एजेंसी है बरनामा। ठीक है, कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर। ठीक है, तो ये एक नेटवर्क को संभाल रही है। कौन से नेटवर्क को, नेम संचार नेटवर्क को। कहाँ की, मलेशिया की संचार एजेंसी जिसका नाम है कुआलालंपुर। ठीक है, ये इस नेटवर्क को संभालती है। ठीक है, NNN ने गुट निरपेक्ष संचार एजेंसी पूल की जगह ली है। इसने किसकी जगह ली है दोस्तों, पूल की जगह ली है। इसने गुट निरपेक्ष देशों के बीच 30 वर्षों तक समाचार का विनिमय किया है, मतलब कि आदान प्रदान किया है, उसको एक दूसरे तक पहुंचाया है। ठीक है, NANAP सस्ती दरों पर गुट निरपेक्ष समूह के देशों के बीच समाचारों के आदान प्रदान को सहज बनाता है। इस नेटवर्क के तहत 4 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी में काम किया जाता है। 4 भाषाएं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं जिनमें काम किया जाता है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष समूह के देशों के बीच समाचारों के आदान प्रदान को सहज मतलब आसान बनाता है। अब हम पढ़ते हैं भारतीय प्रेस परिषद क्या है, इसमें क्या बात कही जाती है। तो प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण में पत्रकारिता में उच्च आदर्शों के मानकों को बनाए रखने के लिए एक प्रेस परिषद की सिफारिश की। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रथम बार 4 जुलाई 1966 को एक स्वायत्त वैधायिक तथा अर्धन्यायिक संस्था के रूप में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। इस परिषद ने 16 नवंबर 1966 को विधिवत रूप से कार्य करना क्या किया, स्टार्ट कर दिया था। विधिवत रूप से ये कार्य करना प्रारंभ कर चुकी थी। भारतीय प्रेस परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और उनका नाम क्या था, JR मुधोलकर। ठीक है, ये इनका नाम था। तो दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रेस के अध्यक्ष कौन से थे। हो सकता है कि ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आ जाए या फिर न्यायाधीश का नाम दे दिया जाए। कब से विधिवत कार्य स्टार्ट हुआ, 16 नवंबर 1966 से कार्य स्टार्ट हुआ। तो लास्ट में ये जो आपके सामने कुछ मतलब कि समाचार पत्रों की, प्रेस की, ठीक है, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये जो दिया है इनका एक बार अच्छे से आप रिवीजन कर लेना। ओके, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। भारतीय प्रेस परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। इस परिषद में कुल 28 सदस्य होते हैं। ठीक है, जो विभिन्न देशों के प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि 20 सदस्य समाचार एजेंसियों एवं प्रेस संगठन के प्रतिनिधित्व करते हैं। 20 सदस्य तो ऐसे हैं जो समाचार एजेंसियों या प्रेस संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं और 5 सदस्य ऐसे हैं जो दोनों सदनों के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और 3 सदस्य साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको UGC कहते हैं। ठीक है, तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 ऐसे सदस्य हैं। भारतीय प्रेस परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ओके,
तो बिल्कुल इसको स्टार्ट करते हुए आगे पढ़ते रहते हैं। जनसंचार के राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र कहाँ पर है? वर्ष 1976 में इसकी स्थापना की गई। कब दोस्तों? 1976 में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मास मीडिया कार्यक्रमों के प्रभावों एवं उनकी सेवाओं के रुझानों के बारे में सूचना देना, तथ्य तथा अन्य जानकारियों को एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है। ओके। एनडीसीएमसी का प्रमुख कार्य समाचार लेखन और अन्य सूचनाएं तथा इसको हम कह सकते हैं कि मास मीडिया कम्युनिकेशन से संबंधित है। वर्तमान में इसकी गतिविधियों में सूचनाओं का संग्रहण और डॉक्यूमेंटेशन करना प्रमुख हो गया है। वर्तमान में मतलब कि आज के दौर में, ठीक है, इसकी गतिविधियों में सूचनाओं का संग्रह और डॉक्यूमेंटेशन करना प्रमुख हो चुका है, जरूरी हो चुका है। ठीक है। भारतीय जनसंचार संस्थान, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। 17 अगस्त 1965 को इस संस्थान की स्थापना यूनेस्को की सहायता से हुई थी। किसकी सहायता से दोस्तों? यूनेस्को की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1965 को। ठीक है। ये भारत की प्रमुख मीडिया स्कूल है जिसे भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। ये भारत का प्रमुख मीडिया स्कूल है जिसको भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। यह एक स्वायत्त शासित संस्था है जिसे सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। ठीक है। इसे दोस्तों ये क्या है? ये एक स्वायत्त शासित संस्था है और इसे सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। भारतीय जनसंचार संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए ज्यादातर आपने मुख्यालय नई दिल्ली में ही देखे हैं सबके, ठीक है, मुंबई और नई दिल्ली। भारतीय जनसंचार संस्थान का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, जिसको आइजॉल कहते हैं, जैसे कि मिजोरम, ठीक है, अमरावती महाराष्ट्र में, ठीक है, ढेंकनाल उड़ीसा, कोट्टायम केरल और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये 5 इसके क्षेत्रीय कार्यालय है और मुख्यालय है नई दिल्ली में। पर 17 अगस्त 1965 को इस संस्थान की स्थापना यूनेस्को की सहायता से हुई थी। 17 अगस्त 1965 को इस संस्थान की स्थापना हुई यूनेस्को की सहायता से। ये भारत का प्रमुख मीडिया स्कूल है जिसे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है। ठीक है, यह किया जाता है। ये एक स्वायत्त शासित संस्था है। इसे सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। ये क्या है? ये एक स्वायत्त शासित संस्था है। ठीक है, स्वायत्त शासित संस्था है। इसे सोसाइटीज पंजीकरण के अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। भारतीय जनसंचार संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय, इनको अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हम इनको सभी को पढ़ के आए हैं। तो देखिए ये संस्थान अनुभवी एवं स्थायी संकाय सदस्यों और बेहतर आधारभूत सुविधाओं के कारण देश का अग्रणी मीडिया स्कूल है। ठीक है, जहां संकाय और विद्यार्थी का अनुपात कितना है? 1:8 है, जो किसी भी मीडिया स्कूल से बेहतर, ठीक है, बेहतर है। और ये जो संस्था है ये प्रिंट मीडिया, फोटो पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, टेलीविजन पत्रकारिता, संचार अनुसंधान, विज्ञापन और जनसंचार, ठीक है, सहित तमाम मीडिया विषयों पर प्रशिक्षण देता है। इसके द्वारा 1 वर्ष के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इस पाठ्यक्रम की आजकल काफ़ी डिमांड है, स्टूडेंट इसको करते हैं और यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। ठीक है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया भाषा में पत्रकारिता के साथ साथ विज्ञापन एवं जनसंपर्क जैसे कि रेडियो, टीवी पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता के पाठ्यक्रम भी शामिल है। मतलब पत्रकारिता का जहाँ कोर्स आप करते हो तो उसमें टीवी पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, ठीक है, विज्ञापन, जनसंचार, ये सभी आ जाते हैं आपके सामने। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए विकास पत्रकारिता के पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पे काफ़ी सारे पाठ्यक्रम प्रकाशित किए जाते हैं, मतलब कि संचालित किए जाते हैं। स्टूडेंट उनमें भाग लेते हैं और वहाँ पर अपनी स्टडी को और ज़्यादा अच्छी करते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये क्या कहता है? देखिए ये कहता है कि इसकी स्थापना हुई है 24 मार्च 1995 को। ठीक है, यह एक लाभ अर्जित करने वाला सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता की विशेषज्ञता को निजी प्रसारणकर्ताओं को उपलब्ध कराना। इसका जो काम है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता की जो विशेषज्ञता है उसको निजी प्रसारणकर्ताओं को उपलब्ध करवा देना। वर्तमान में बेसिल प्रसारण अभियांत्रिकी में एक स्थापित सलाहकार समेकित प्रणाली समाधान उपलब्ध करवाने की एक क्या है? एक एजेंसी ये है। आप ये जो लास्ट वाली चीज़ें इनको एक बार दोबारा से प्लीज़ पढ़िएगा, इनका रिवीजन करिएगा, ओके, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट पर आधारित है। ठीक है,
वेसल द्वारा प्रसारण प्रणालियों का रखरखाव व संचालन कार्य भी किया जाता है। बिल्कुल, वेसल द्वारा सेवाएं न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक भी प्रदान की जाती है। ठीक है, प्रकाशन विभाग के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय महत्व तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाने वाली पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का क्या है, एक भंडार है। ठीक है, प्रकाशन विभाग हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में सस्ती कीमतों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है। ठीक है, अब पुस्तकें कौन कौन सी हो सकती है, ये कला, इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, तकनीकी, ठीक है, प्रसिद्ध लोगों की जीवनियाँ, ओके, प्रदेश और निवासी पर आधारित पुस्तकों सहित बाल साहित्य जैसे कि गांधी साहित्य है, वार्षिक संदर्भ है। ठीक है, भारत और इंडिया द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है ये। तो देखिए, प्रकाशन विभाग देश के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों के चुनिंदा भाषणों को प्रकाशित करने के साथ साथ अपने प्रकाशनों के माध्यम से राष्ट्रीय भाव के कार्यक्रमों और महान नेताओं की जो शताब्दी है उनको भी मनाता है और इनके बारे में विशेष लेख वहाँ पर लिख करके प्रकाशित किए जाते हैं। इसका मुख्यालय भी दोस्तों कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ओके, और इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी है कहाँ कहाँ पर, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय और इसका जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में ही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के जाने माने नाम है, आप इनको सभी जानते हो। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत तगड़ा काम किया था। ठीक है, 1983 में इस पुरस्कार की स्थापना हिंदी में जनसंचार पर मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ओके, 1992 में यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता, नारी की समस्या, बाल विषयों पर लिखी गई पुस्तकों के लिए भी प्रदान किया जाने लगा। ये पुरस्कार प्रकाशन विभाग, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार है ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है और ये प्रकाशन विभाग भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है सिनेमा से जुड़ी संस्थाएं, कौन कौन सी है भाई, सिनेमा से जुड़ी हुई संस्थाएं, इनको जान लेते और देख लेते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, नहीं, अभी टाइम है और हम इसको आज ही कवर कर लेते। तो इसका मंत्रालय देखिए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन ये काम करते हैं। ठीक है, वर्ष 1975 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई थी। ये पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है जिसका मुख्य कार्य भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, सक्षम और एकीकृत विकास के लिए योजना बनाना और इसको प्रोत्साहित करना, इसको और आगे बढ़ाना है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 300 से ज्यादा फिल्मों का प्रकाशन किया जा चुका है। किससे ज्यादा दोस्तों, 300 से ज्यादा फिल्मों का प्रकाशन इन्होंने कर दिया है। इसके मुख्य कार्य है फिल्मों को वित्त प्रदान करना, प्रकाशन करना और उनका वितरण करना। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे, देखो, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। देखिए, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ओके, तो ये आप याद रखना क्योंकि आपको पता है कि फिल्मों की नगरी तो मुंबई को ही कहते हैं, तो मुख्यालय मुंबई में, बाकी सबका तो दिल्ली में था। ठीक है, तो कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। इस निगम के माध्यम से फिल्मों को अलग अलग भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अलग अलग भारतीय भाषाओं में उनको लाया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार फरवरी 1964 में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, जिसको नेशनल फिल्म आर्chive ऑफ इंडिया, ठीक है, NFAI बोला जाता है, का गठन किया गया था। ये एक सांस्कृतिक और अनुसंधान संगठन है। यहाँ पर रिसर्च कार्य भी किए जाते हैं जिसका कार्य भारतीय सिनेमाओं की विरासत को कायम रखना है और उसको संरक्षण प्रदान करना है, उसको संरक्षित रखना है। ये संस्था देश में फिल्म संस्कृति के संप्रेषण केंद्र के रूप में भी काम करती है। ये जो संस्था है ये फिल्म संस्कृति के संप्रेषण केंद्र के रूप में भी काम करती है। इस संस्था का मुख्यालय पुणे में है तथा क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलोर, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो मुंबई में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में और कोलकाता में है। ओके, भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान, ठीक है, जिसको FTII आप बोलते हो, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए, वर्ष 1960 में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में भारतीय फिल्म संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, टेलीविजन ट्रेनिंग विंग पहले नई दिल्ली में कार्यरत था। इसके बाद ये 1974 में जाके पूना में हस्तांतरित कर दिया गया, इसका वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। अक्टूबर 1974 में ये संस्था सोसाइटी पंजीकरण कानून 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी बन गया। ठीक है,
इस सोसाइटी में मशहूर हस्तियां, जिनमें फिल्म और टेलीविजन संचार से जुड़े लोग और संस्थान के विद्यार्थी और पदेन सरकारी जो सदस्य वो शामिल होते थे इसमें। ये संस्थान एक संचालक परिषद के अंतर्गत कार्य करता है, जिसका प्रमुख अध्यक्ष होता है, ठीक है, जिसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। शिक्षा परिषद द्वारा संस्थान की शैक्षिक नीतियों और योजनाएं तैयार की जाती है एवं संस्थान अभिनय में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, कला निर्देशन और निर्माण डिजाइन में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और 1 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। मतलब यहाँ पर पाठ्यक्रम भी आपको करवाए जाते हैं। यहाँ पर जो मशहूर हस्तियां हैं जो फिल्म और टेलीविजन से जुड़ी हुई है, वो सभी जो लोग हैं वहाँ पे, जो विद्यार्थी है, जो सरकारी कर्मचारी है, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लास्ट के टॉपिक है, इनको एक बार और प्लीज़ रिवाइज करना, बार बार कह रही हूँ क्योंकि सब कुछ फैक्ट पर आधारित है, यहाँ पर समझाने वाला कुछ भी नहीं है, जो है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान क्या कहता है? ये संस्थान कोलकाता, पश्चिमी बंगाल एक चलचित्र संस्थान है। चलचित्र जिसमें जैसे आपको ये मेरी स्लाइड चलती हुई दिखाई देती है, जिसमें मैं आपको बोलती हुई भी दिखाई देती हूँ, मेरा फोटो भी आपको दिख रहा है, और देखिए एक नीचे आपको लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है, फॉलो मी अनअकैडमी, ठीक है, पूजा कुमारी मीना के नाम से आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो उसके लिए। तो ये एक चलचित्र संस्थान है जिसमें चलचित्र के ऊपर काम किया जाता है। इसे सोसाइटी के रूप में 18 अगस्त 1995 को पश्चिमी बंगाल सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत किया गया। कब दोस्तों? 1961 जो अधिनियम है उसके तहत। कब? 18 अगस्त 1995 को पश्चिमी बंगाल की सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत। वर्ष 1995 में सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कोलकाता को भारत सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में शामिल कर लिया। ठीक है, किसके रूप में इसको शामिल कर लिया? एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में इसको शामिल कर लिया गया। ये संस्थान निर्देशन और पटकथा लेखन, ठीक है, ये संस्थान निर्देशन के लिए, पटकथा लेखन, ठीक है, सिनेमेटोग्राफी, संपादन और ऑडियोग्राफी में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है वो कर सकते हैं। इसके अलावा संस्थान टेलीविजन और फिल्म से संबंधित लघु और मध्यम अवधि के पाठ्यक्रम भी ये चलाता है। इस संस्थान का नाम प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रॉय के नाम पर रखा गया है। बिल्कुल, वो तो आपको नाम से ही क्लियर हो गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरी सारी क्लासेस का हिस्सा बनने के लिए मुझे सबसे पहले अनअकैडमी पर पूजा कुमारी मीना के नाम से फॉलो कर ले। ठीक है, आप मुझे वहाँ पर फॉलो करेंगे तो आपको मेरी फ्री वाली प्लस वाली सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। और जो भी क्लास आप देखते हो, चाहे वो फ्री हो चाहे वो प्लस हो, उसके लिए आपको एक कोड याद रखना है, वो है पुलकी 10। तो दोस्तों, इस कोड के माध्यम से आप फ्री क्लासेज को अनलॉक कर सकते हो और प्लस क्लासेज में जब अनरोल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इस कोड के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको और स्लाइड इसमें दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करना है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। और दोस्तों, इसके बाद में इसकी मैराथन क्लास आपके सामने आएगी, पूरे संपूर्ण कम्युनिकेशन की क्लास आपके सामने आएगी। तो देखिए, अनअकैडमी ऐप को आप इंस्टॉल करना, उसके बाद आप पूजा कुमारी मीना के नाम से मुझे फॉलो कर लेना। ये ऐप है, इसको आप इंस्टॉल करना, उसके बाद आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना। प्लस क्लासेज का हिस्सा बनेंगे तो देखिए इतने सारे बेनिफिट है प्लस क्लासेज के। और जब भी आप हिस्सा बने तो उस टाइम पर पुलकी 10 कोड को लगाएं ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिलता रहे। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके की सूचनाएं लाती रहूँगी और इस तरीके से ही पढ़ाती रहूँगी। ओके, आप इस वीडियो को लाइक कर दे और ये जो क्लासेस का टाइम है इसका स्क्रीनशॉट ले ले। और दोस्तों, हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, अच्छे रहे, अपने जीवन में अच्छा कार्य करते रहे। एग्जाम डेट बिल्कुल आ चुकी है, आप तैयारी करें। अगर आप अभी तक भी नहीं तैयारी कर रहे हो तो अभी भी स्टार्ट करते हो तो भी आपका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। ओके दोस्तों।